मेच्योरिटी एंड फर्दर प्रोग्रेस के लेवल पे है। 2025 पे जो है वो मेच्योरिटी पे पहुंचेगा ये। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम? हमने ऑलरेडी देख लिया है कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या होता है। सो इंटेंडेड क्या था कि डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, लेकिन P2P है इसलिए वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, सेंट्रलाइज भी नहीं है और डिस्ट्रीब्यूटेड पे। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम सेंट्रलाइज हो सकता है, ठीक है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम सेंट्रलाइज हो सकता है, लेकिन ये जो सिस्टम है ब्लॉकचेन जो है वो डिसेंट्रलाइज भी है और डिस्ट्रीब्यूटेड भी है। डिस्ट्रीब्यूटेड किस तरह से कि पेयर टू पेयर की वजह से कोई भी जो है वो परमिशन लेस है, अगेन कोई भी जो है वो इन हो सकता है और वो अपनी नोड खड़ी करके पार्टिसिपेट कर सकता है ब्लॉकचेन के अंदर। और इसके बाद वो बेसिकली कहीं पे भी किसी भी, कोई घाना में है तो कोई जो है वो कोई बहुत छोटे से मुल्क जिसका आपने कंट्री का नाम भी ना सुना, वहां पे भी कोई नोड अपनी खड़ी करके इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो दिस इज हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन वर्क्स। अच्छा जी, नोड क्या है? नोड हमने देखा कि भाई नोड क्या होती है। नोड एक बेसिकली वो चीज होती है जहां पे बेसिकली आप एक ब्लॉकचेन का सिस्टम खड़ा करते हैं, ठीक है। दैट इज बेसिकली वन नोड, वन पेयर। फिर एक और नोड खड़ा करेगा तो वो एक और पेयर बन जाएगा, फिर एक और नोड बनेगी तो वो एक और पेयर बन जाएगा। तो दिस इज हाउ द सिस्टम वर्क्स। कि अगर आप बेसिकली कोई सिस्टम बनाएं और उसमें बेसिकली बिटकॉइन का सिस्टम इंस्टॉल कर लें तो वो क्या बन जाएगी? नोड बन जाएगी। उसकी डेटाबेस, उसका लेजर, उसका DLT वगैरह आप इंस्टॉल कर लें तो वो क्या हो जाएगी? नोड हो जाएगी, ठीक है। सो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर नोड जो है वो आप डिफाइन कर सकते हैं कि एक प्लेयर है। उसके बाद हर नोड जो है वो क्या कैपेबिलिटी रखती है? मैसेज सेंड करने की, रिसीव करने की, और उसके बाद जो है वो उस चीजों को प्रोसेस करने की, जो भी जिस जिस चीज के लिए बनाया गया है, ठीक है, उसको प्रोसेस करने की एबिलिटी रखती है। दूसरा क्या है कि नोड्स का जो है वो नोड जो है वो किसी भी कैरेक्टराइज में हो सकती हैं, ऑनेस्ट भी हो सकती हैं, फॉल्टी भी हो सकती हैं, मलिशियस भी हो सकती हैं। जैसे अभी सवाल क्या है कि जी वो ऑफलाइन हो गई। ऑफलाइन हो गई तो इसका मतलब है कि वो उसकी सिंक नहीं रहा, जो नेटवर्क है वो आगे जा रहा है, वो पीछे रह गया है। तो उसको पहले तो कैच करना पड़ेगा भाग के कि भाई मैं नेटवर्क को कैच करूं, उसके बाद मैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकूंगा, ठीक है। और उसके अलावा, अच्छा, उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है बेजेंटाइन जनरल प्रॉब्लम। अच्छा, बेजेंटाइन जनरल प्रॉब्लम जो है वो एक क्लासिक प्रॉब्लम है डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के अंदर। जब भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की बात होती है तो बेजेंटाइन जनरल प्रॉब्लम जो है, ये हमने शायद नहीं पढ़ा डिटेल में बेजेंटाइन जनरल प्रॉब्लम, तो इसको देख लेते हैं। बेजेंटाइन जनरल प्रॉब्लम को ये है क्या? तो बेजेंटाइन जनरल प्रॉब्लम जो है ये एक मेजर इशू होता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर, क्योंकि वहां पे फॉल्ट टॉलरेंस जो है वो बेजेंटाइन जनरल प्रॉब्लम कहलाती है। फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब ये है कि कोई फॉल्टी नोड है तो उसमें आप कैसे पता करेंगे उस नोड के अंदर कि वो फॉल्टी है, डिसऑनेस्ट है, और उसकी मतलब फॉल्टी या डिसऑनेस्ट की वजह से पूरे नेटवर्क जो है वो मलिशियस हो सकता है, खराब हो सकता है, ठीक है। तो ये एक क्लासिक प्रॉब्लम है बेजेंटाइन जनरल प्रॉब्लम की। बेजेंटाइन जनरल प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि बेजेंटाइन की एक फौज है, ठीक है, उसके जनरल्स हैं। अब वो जनरल जो है वो किसी शहर पे हमला करना चाहते हैं। तो जनरल जो, अब फौज क्या होती है कि वो फौज जो पहले फौज होती थी वो बेसिकली क्या होता था कि उसका एक कमांडर होता था और उसके पास अपने सिपाही होते थे। सो दैट्स अ ग्रुप, ठीक है। उसका एक लीडर होता था और उसके बाद उनकी एक जो है वो एक फौज की एक क्वांटिटी उनके पास होती थी जिसको वो लीड कर रहा था। तो इस तरह से बहुत सारे जनरल्स होते थे और जनरल की हर एक की कमांड में अपने सिपाही होते थे। तो अब यहाँ पे सवाल ये था कि अगर अब इनको हमला करना है एक किले के ऊपर, ठीक है, किले के ऊपर हमला करके जीत जो है सिर्फ उस वक्त हो सकती है जब सारे के सारे मिलके हमला करेंगे। अगर मिलके हमला नहीं करेंगे तो जो हार लाजमी है और आपकी डेथ भी लाजमी है। सो दैट इज बेसिकली, ये कितना क्रिटिकल मसला है कि किसी एक के डिसऑनेस्ट होने की वजह से या उसके जो है वो दुश्मन से मिल जाने की वजह से पूरी फौज का नुकसान हो सकता है। और इस जनरल के साथ जो मैं अगर जनरल हूँ तो मेरे साथ जो मेरी फौज है, मेरे जो सिपाही हैं, उसकी जिम्मेदारी मेरे पर है, ठीक है। मैं उनको कहूंगा कि लड़ो तो वो लड़ेंगे और उसमें जो है वो उनका नुकसान भी हो सकता है, मर सकते हैं वो। तो अब मेरे पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये, और मैं किस पे डिपेंड कर रहा हूँ? दूसरे जनरल पे डिपेंड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं फाइट जब करूंगा तो मैं दूसरे जनरल पे डिपेंड कर रहा हूँ कि वो भी ऑनेस्टली मेरे साथ फाइट करे। अगर वो फाइट नहीं करेगा ऑनेस्टली तो दोनों मारे जाएंगे, मैं भी मारा जाऊंगा, वो तो उसका तो पता नहीं है वो भी मारेगा जाएगा या नहीं। अगर उसने डिसऑनेस्टी की और वो मिला हुआ तो मैं तो गया पक्का। तो ये है क्लासिक प्रॉब्लम। दैट मीन्स कि आप
समझ रहे हैं कि सारे मिलके अटैक करने का मतलब ये है कि सारी नोड क्या हो, ऑनेस्ट हो, और वो उसी तरह से सोच रहे हो जिस तरह से आप सोच रहे हैं। तो दिस इज क्लासिक जो है बेजेंटाइन जनरल प्रॉब्लम है। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड नोड के अंदर भी आपके पास यही प्रॉब्लम आता है कि भाई डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आपस में कैसे काम करेगा। आपस में उसी वक्त जब काम करेगा जब सारे के सारे मिलके एक मकसद के लिए काम करेंगे। अगर उसमें से ज्यादातर लोग जो हैं वो आपसे गद्दारी करेंगे, आपसे डिसऑनेस्टी करेंगे, आपसे मिलकर नहीं चलेंगे, तो होगा क्या? होगा ये कि आपकी हार लाजमी है, उस सिस्टम का तबाह होना लाजमी है। ठीक है, तो दिस इज बेजेंटाइन जनरल प्रॉब्लम। और ये बेजेंटाइन जनरल प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व करना जो है वो उसको कहते हैं कि किसी भी सिस्टम, किसी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर जिस सिस्टम पे भी वो काम कर रहे हैं, जिस एल्गोरिथम पे काम कर रहे हैं, जिस फॉर्मूले पे वो काम कर रहे हैं, वो फॉर्मूला, वो जो सिस्टम है वो कितना कितना टॉलरेंट है। ठीक है, अब इससे क्या 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 मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लेट्स सपोज कि हमारे पास फौज जो है उसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि एक तो डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर वो सपोज 10 जनरल है, ठीक है, और 10 जनरल में से 9 ये डिसाइड कर रहे हैं कि हमें लड़ना है और इसको फतेह करना है, और एक जो जनरल है वो फॉल्टी है, वो डिसऑनेस्ट है, तब भी होगा ये कि क्योंकि 9 जनरल एक साथ काम करेंगे तो ज्यादा चांसेस बढ़ेंगे, उसके लॉस होने के बजाय चांसेस जो है वो ज्यादा बढ़ जाएंगे, 90% या 95% पहुंच जाएंगे उनके चांसेस कि वो जीत जाएंगे। तो ये जो एक बंदा या जो एक जनरल है या उसकी आधी फौज, ये फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब ये है कि वो सिस्टम जो है वो कितना टॉलरेंट है, इस फॉल्ट को कितना बर्दाश्त कर सकता है। अगर मैं ये कहूँ कि 10 जनरल हैं और उसको जो है वो एक किले पे हमला करना है, ठीक है, और उसमें से 9 जनरल जो है वो ऑनेस्ट हैं, वो उसकी बात मान रहे हैं, एक जनरल जो है वो गद्दार है, तो होगा क्या कि पॉसिबिलिटी यही है कि वो जीत जाए, इवन के वो गद्दार है तब भी वो जीत जाए। तो इसका मतलब यह है कि इस सिस्टम में, ये जो हमारा सिस्टम है, इसके अंदर फॉल्ट टॉलरेंस की कितनी गुंजाइश है। तो इसको कहते हैं बेजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस। तो किसी भी सिस्टम को जब हम पढ़ते हैं, किसी सिस्टम को देखते हैं, तो हम उसमें ये देख रहे होते हैं कि ये कितना हद तक अगर इतने % लोग इसके साथ हों तो ये अपना काम कर देगा, ये सिस्टम चलता रहेगा। तो बिटकॉइन के अंदर जैसे बात करते हैं हम, तो बिटकॉइन के अंदर हम अगर फॉल्ट टॉलरेंस की बात करें तो हम ये कहते हैं कि 51% लोग अगर यस कह रहे हैं तो ये सिस्टम चलता रहेगा, चाहे इसके अंदर जो है वो 49% जो लोग हैं वो गद्दार हो, वो फॉल्टी हो, डिसऑनेस्ट हो, तब भी ये सिस्टम चलता रहेगा। दिस इज हाउ द थिंग इज वर्किंग। तो ये फॉल्ट टॉलरेंस जो है ना, ये किसी भी सिस्टम की कामयाबी के लिए बड़ा जरूरी होता है, और ये हम गेज करते हैं। ठीक है, ये गेज करना होता है कि कितना फॉल्ट टॉलरेंस है। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट जो है ये बेजेंटाइन जनरल प्रॉब्लम का आपको समझ में आ गया होगा। इसके हम सवाल ले लेंगे अगर किसी को समझ में नहीं आया, ठीक है, और आगे चलते हैं। आर्किटेक्चरल व्यू जो है, ठीक है, वो क्या है ब्लॉकचेन का, नोड्स क्या सिस्टम में किस तरह का आर्किटेक्चर है, ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं। आर्किटेक्चर कैसा है? सबसे पहले तो नेटवर्क है, एक जो नोड होती है उसमें सबसे पहले क्या है? टीसीपी/आईपी नेटवर्क है। नेटवर्क के ऊपर क्या है? नेटवर्क के ऊपर जो है वो P2P नेटवर्क है, जिसको कहते हैं गॉसिप, जो बेसिकली क्या करता है, जो प्रोपगेशन करता है, मैसेज को ब्रॉडकास्ट करता है। ठीक है, हर एक बंदा जो है वो ब्रॉडकास्ट कर रहा है, उसको रिसीव कर रहा है मैसेज को। ये सारा काम कौन सा प्रोटोकॉल कर रहा है? ये P2P प्रोटोकॉल कर रहा है, ये वाला। ठीक है, इसमें क्या क्या है? गॉसिप प्रोटोकॉल है, उसके अलावा गॉसिप या एपिडेमिक प्रोटोकॉल है, राउटिंग प्रोटोकॉल है। राउटिंग किस तरह से होगी एक नोड से दूसरी नोड पर, फ्लडिंग कैसे होगी, ठीक है, बहुत सारे मैसेजेस भेजने हैं तो फ्लडिंग प्रोटोकॉल क्या है, या डॉस का अटैक ना हो जाए उसको रोकने के लिए क्या चीजें हैं। तो ये सारी चीजें इस लेयर पे होती हैं, P2P नेटवर्क पे। ठीक है जी। अच्छा, नेटवर्क जो टीसीपी/आईपी और द इंटरनेट है, तो वो तो अगर जैसे अभी बात हुई कि भाई वो ऑफलाइन हो गया तो ये इसका मतलब है ये नेटवर्क लेयर खत्म हो गई। नेटवर्क लेयर खत्म हो गई तो ये तो बेस लेयर है, तो चलेगी नहीं, ठीक है ना। नेटवर्क लेयर नहीं होगी तो बाकी की नोड में बाकी की लेयर भी नहीं चलेगी। तो नेटवर्क होगा तो बाकी ऊपर की चीजें चलेगी। तो ये स्टैक जो है ना, ये नीचे से ऊपर जा रहा है,
ठीक है। तो पहले क्या है, नेटवर्क है, फिर क्या है, P2P नेटवर्क है, P2P प्रोटोकॉल है। उसके बाद आपकी आती है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी में क्या है, जैसे हमने पढ़ा था पहले भी कि आपकी जो है वो पब्लिक की एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी जो है, पब्लिक प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी है, फिर डिजिटल सिग्नेचर्स हैं जो उसे साइन करता है, हैशिंग, उसके बाद हैशिंग है, साइन का पूरा एल्गोरिथम है, और फिर हैशिंग है, हैशिंग जिससे वैलिडेट और वेरीफाइंग करता है, तो वो क्रिप्टोग्राफी है। उसके बाद उसके ऊपर हमारे पास क्या है, कंसेंसस एल्गोरिथम है। कंसेंसस एल्गोरिथम जिससे हम सिस्टम के अंदर जो है वो वैलिडेशंस करते हैं, या हम सिस्टम के अंदर मिल के काम करते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क जो मिल के काम करता है वो कैसे करता है, कंसेंसस एल्गोरिथम के थ्रू। और यही वो कंसेंसस एल्गोरिथम है जो आपका बेजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस को डिफाइन करता है कि कितनी टॉलरेंस होगी। ये जो कंसेंसस एल्गोरिथम है, ये कौन सा एल्गोरिथम होगा जिसमें कितनी फॉल्ट टॉलरेंस होगी, ये डिफाइन कर रहा होता है। तो आपका कंसेंसस एल्गोरिथम जो है वो प्रूफ ऑफ वर्क हो गया, प्रूफ ऑफ स्टैक हो गया, और दूसरे बहुत सारे जो एल्गोरिथम्स हैं, ये कंसेंसस एल्गोरिथम है, वो बेसिकली मेजर होते हैं फॉल्ट टॉलरेंस पे, कि उसमें फॉल्ट टॉलरेंस कितनी है। ठीक है। तो प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर जो फॉल्ट टॉलरेंस है वो बहुत ज्यादा है, यानी कि 51% तक आपको 49% तक फॉल्ट टॉलरेंस दे रहा है, कि 59% भी अगर जो सारे लोग हैं वो अगर खराब हो जाते हैं तब भी ये काम करता रहेगा। तो दैट्स व्हाई द प्रूफ ऑफ वर्क जो आपका कंसेंसस एल्गोरिथम है, ये इतना मजबूत कंसेंसस एल्गोरिथम है कि अभी तक जो है वो बिटकॉइन हैक नहीं हो सका, या इथेरियम जो है वो उसको यूज कर रहा है और अभी तक हैक नहीं हो सका। तो दिस इज अ वेरी बैटल हार्डन एल्गोरिथम। ठीक है। इतना सेफ और इतना मजबूत एल्गोरिथम जो है वो बाकी कोई भी नहीं आया। इसीलिए जो प्रूफ ऑफ स्टेक है उसमें अपने प्रॉब्लम्स हैं, और बाकी और भी बहुत सारे कंसेंसस एल्गोरिथम है जिसको हम पढ़ेंगे, तो उसमें भी देखेंगे कि ये फॉल्ट टॉलरेंस जो है ना वो उसमें कम से कम होती जाएगी। ठीक है। ओके, उसके बाद ऑब्वियसली आपकी एग्जीक्यूशन लेयर है। अच्छा, एग्जीक्यूशन लेयर जो है यहाँ पे बेसिकली क्या आती है, वर्चुअल मशीन आती है, ब्लॉक्स आते हैं और ट्रांजैक्शंस आती हैं। ये वो जगह है जहाँ पे आपकी बेसिकली जो डेटा एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, कि डेटा कैसे स्टोर होगा, डेटा कैसे एग्जीक्यूट होगा, ये सारी चीजें हैं। और उसके बाद ऑब्वियसली आपकी एप्लीकेशन लेयर होती है। एप्लीकेशन लेयर के अंदर आपकी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस जो आप बनाते हैं, डाओ हैं, और ये सारी एप्लीकेशंस जो बनती हैं जो ब्लॉकचेन के ऊपर एप्लीकेशन बनेंगी, और एक्चुअल में जो आपके वॉलेट्स और ये सारी चीजें जो होती हैं। ठीक है। तो ये आपका आर्किटेक्चरल व्यू है ब्लॉकचेन का। सिर्फ एक चीज मैं ऐड कर देता हूँ, ये इतनी बड़ी ये नाम बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज या बहुत सारे लोगों के लिए नहीं होंगी। ये बेसिकली सिर्फ हम सॉर्ट ऑफ एक बिग पिक्चर देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजें डिटेल में टॉपिक टू टॉपिक थ्रू आउट द कोर्स पढ़ते रहेंगे। ये सिर्फ एक ब्रॉडर पिक्चर है, तो ये देख के परेशान नहीं होना। इसके अलावा हमारे पास ब्लॉकचेन की डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है। ब्लॉकचेन की डेफिनेशन क्या होती है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड इम्यूटेबल नेटवर्क है। दैट्स फाइन। ओके, आगे चलते हैं। अगेन पेयर टू पेयर नेटवर्क है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, क्रिप्टोग्राफी है, सिक्योर है, अपेंड ओनली है, इम्यूटेबल है, और अपडेट जो है वो कंसेंसस के थ्रू है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे हमने ब्लॉकचेन कैसे काम करता है ये भी हमने देखा हुआ है। दोबारा से देख लेते हैं कि भाई ट्रांजेक्शन इनिशिएट होती है, इनिशिएट होने के बाद ब्रॉडकास्ट होती है, ब्रॉडकास्ट होने के बाद न्यू ब्लॉक माइन होता है, जो ब्लॉक बन रहा होता है वो ब्लॉक माइन होता है। जैसे ही ब्लॉक फाइनलाइज हो जाता है, ठीक है, सबके पास जो है वो उसको प्रूफ ऑफ वर्क से वो ब्लॉक बन जाता है, तो फिर जो है वो ब्लॉक जो है वो ब्लॉकचेन में लग जाता है। ठीक है। तो ये सिंपल इसकी ड्राइंग है, और ये सिंपल इस तरह से काम करता है। किसी भी ब्लॉकचेन के जो जेनेरिक एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, एड्रेसेस होते हैं, आपके अकाउंट के एड्रेसेस होते हैं, अकाउंट्स होता है, उसके फिर एड्रेसेस होते हैं, ट्रांजैक्शन होती है, ब्लॉक्स होते हैं, उसमें पेयर टू पेयर नेटवर्क होता है। ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, स्क्रिप्टिंग, जब बिटकॉइन के अंदर भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और इथेरियम के अंदर भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, दोनों में स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जरूर पड़ती है। ठीक है। उसके अलावा वर्चुअल मशीन है। ठीक है, जो वर्चुअल मशीन एक्चुअली ईवीएम है जो उसको एग्जीक्यूट करती है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह को। स्टेट मशीन है। स्टेट मशीन जो है वो बेसिकली क्या करती है, आपका जो डेटा है, जो स्टेट डेटा है, जो ब्लॉकचेन के अंदर जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, या बेसिकली आपकी जो ब्लॉकचेन की के अंदर जो आप वो डेटा जो ब्लॉकचेन में रखना है आपको, उस डेटा की स्टेट जो है वो सारे नेटवर्क पे एक होनी चाहिए। जिस तरह से आपके अंदर अकाउंट का बैलेंस है, जिस तरह से आपके जो आपके पास कितने बिटकॉइन पड़े हुए हैं या कितने इथेरियम पड़े हुए हैं, ये बैलेंस सब नोड पे एक ही होगा। इसी तरह से जो डेटा है आपका, उसमें डेटा में जो वैल्यू होगी वो भी सारी नोड में एक ही जैसी होगी। ठीक है। तो एक ब्लॉक के अंदर सब के सब एक डेटा की जो वेरीफाई कर रहे होंगे कि ये डेटा की स्टेट जो है वो सब के सब एक ही करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि भाई मैंने जो है वो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया और उसमें मैंने
स्टूडेंट का नाम और एज रखी है, ठीक है। तो मैं जब स्टूडेंट का नाम या एज, मैं स्टूडेंट की एज जो है वो अगर 20 कर रहा हूँ एक ट्रांजैक्शन में, तो सारे नेटवर्क के ऊपर एज 20 होगी एक वक्त में जब वो ब्लॉक माइन होगा। दूसरे ब्लॉक में सपोज उसी ट्रांजैक्शन की और मैंने उसको 21 कर दिया, तो अब सारे ब्लॉक चेन के अंदर उसकी एज जो है, उस पर्टिकुलर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो एज है, ठीक है, उस वो एज 21 ही होगी। दिस इज कॉल्ड स्टेट मैनेजमेंट और स्टेट मशीन मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये स्टेट मशीन का काम है। उसके अलावा नोड्स हैं, ठीक है, नोड्स जैसे हमने बताया, और इसके अलावा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। फीचर ऑफ ब्लॉकचेन समरी, सारे ब्लॉकचेन के जो फीचर्स हैं वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड कंसेंसस है, ट्रांजैक्शन वेरिफिकेशन है, प्लेटफॉर्म है फॉर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ट्रांसफरिंग वैल्यू बिटवीन पेयर्स, पेयर्स के बिटवीन न्यू ट्रांसफर होती है, जनरेशन ऑफ क्रिप्टोकरेंसी, प्रोवाइडर ऑफ सिक्योरिटी है ऑब्वियसली। जो ब्लॉकचेन है वो बेसिकली क्यों है? सिक्योर है, इसीलिए वो चल रहा है। इम्यूटेबिलिटी होती है, यूनिकनेस होती है, ठीक है जी। टाइप ऑफ ब्लॉकचेन हमारे पास क्या क्या है? एक तो पब्लिक ब्लॉकचेन है जिसको हम बिटकॉइन और इथेरियम को कहते हैं, जिसमें परमिशन लेस है। ये पब्लिक है, कोई भी आ सकता है, कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकता है, ना आपको ट्रांजैक्शन के लिए किसी की जरूरत है, किसी की परमिशन की जरूरत है। आप एड्रेस जनरेट करें और ट्रांजैक्शन कर दें। इसी तरह से आप अगर नोड मैनेज कर रहे हैं तो आप सिस्टम डाउनलोड करें उस मशीन के ऊपर और आप नोड बन जाएं और उसके बाद आप पार्टिसिपेट कर लें उनके कंसेंसस एल्गोरिथम में। तो देयर इज नो परमिशन, ठीक है। और आपको अगर उसको एक्सेस करना है तो किसी भी नोड पे जाएं, उसका डेटा एक्सेस करें, कोई आपको रोकता नहीं है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो पब्लिक हैं। दिस इज कॉल्ड पब्लिक ब्लॉकचेन। इसके बाद आपके पास आती है प्राइवेट ब्लॉकचेन। प्राइवेट ब्लॉकचेन जो है वो किस लिए होती है? अच्छा, पब्लिक ब्लॉकचेन जो है वो ट्रस्ट करती है आपको। प्राइवेट ब्लॉकचेन जो है वो क्या होती है? प्राइवेट ब्लॉकचेन जो है वो ऐसी ब्लॉकचेन है जो परमिशनड है। उसमें आपको ट्रांजैक्शन करने के लिए भी परमिशन चाहिए, उसमें आपको उसके सिस्टम में पार्टिसिपेट करने के लिए भी, एज अ नोड अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहें तो उसके लिए भी परमिशन चाहिए। तो ये सारा परमिशन ब्लॉकचेन है। प्राइवेट ब्लॉकचेन जो है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का अपना हो सकता है। ये इसी तरह से है, अगर आप एग्जांपल है आपकी कि आप बेसिकली चैट पे लोग थोड़ी सी कंप्लेन कर रहे हैं, थोड़ी स्पीड तेज हो रही है, थोड़ा सा इसको स्लो कर ले। अरे भाई, हमें जाना है फुल स्पीड के ऊपर, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि हमें बहुत सारी चीजें कवर अप करनी है, तो ये आप अपने आप को प्रिपेयर कर लें। मैं अभी तो खैर स्लो हो जाऊंगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप अपने आप को प्रिपेयर कर लें, क्योंकि आगे जो हमें चीजें कवर अप करनी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि हमें Q1 के अंदर बहुत सारी चीजें कवर अप करनी है। पहले तो हम सिर्फ थ्योरी कवर कर रहे थे, अब हमें थ्योरी प्लस टाइप स्क्रिप्ट जो है वो कवर अप करनी है। तो इसलिए हमारी स्पीड जो है वो वैसे ही फास्ट होगी। आपको यहाँ क्लास में प्रिपेयर होकर आना पड़ेगा, ताकि आपके पास क्वेश्चन ज्यादा हो और हम उन क्वेश्चंस को लें, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, ठीक है। मैं इन चीजों को आपको इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि इंटरेक्शन ज्यादा से ज्यादा हो, आप लोगों के कॉन्सेप्ट ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो। मैं ये बुक तो पढ़ सकता हूँ, पूरी पढ़ के बता दूंगा, स्लाइड्स आपको पूरी पढ़ के बता दूंगा, दैट इज नो इशू। लेकिन ठीक है, कुछ चीजें जो हैं वो वैसे ही स्लाइड में समझ में नहीं आती, तो मैं उसको वॉक थ्रू करके आपको समझा रहा हूँ कि एक्चुअल क्या चीजें हैं। अभी तक मैंने जितनी भी चीजें की हैं, जितनी भी चीजें पढ़ाई हैं, जितनी भी चीजें हमने कवर अप की हैं अभी तक, वो सारी चीजें आपको बेसिकली या तो थोड़ी बहुत बताऊंगी, या फिर एक्चुअल में ये आपको पता है कि अच्छा यार ब्लॉकचेन में यही होता है, ये तो पता है कि ब्लॉकचेन में ये होता है, ये होता है। तो अब जिनको बिल्कुल भी नहीं पता, तो उनके लिए तो जरूरी है कि भाई वो सारी वीडियोस देखें। जैसे अभी इन्होंने एक वीडियोस की एग्जांपल दी, उसके अलावा दूसरी वीडियो बहुत सारी इंटरनेट पे तो हजारों लाखों वीडियोस हैं जो आपको ये बता रही हैं कि व्हाट इज ब्लॉकचेन। उसके अलावा मैंने एक और डिस्कॉर्ड पे रखा हुआ है हिस्ट्री ऑफ मनी। हिस्ट्री ऑफ मनी जो है वो ज़ीशान उस्मानी की मैंने लास्ट क्लास में भी शायद कहा था कि भाई वो पढ़ लें, वो बहुत जरूरी है। उसको पढ़ने के बगैर आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे, जो आगे कॉन्सेप्ट आएंगे टोकन्स के, फंजिबल, ये वो सारी चीजें वो क्लियर नहीं होंगी। इकोनॉमी क्या है, किस तरह से चलती है, एक्चुअल बेस जो है वो जो साइंस है मनी की वो है क्या, करेंसी की साइंस क्या है, तो वो आप जरूर देख लें, वो जरूर पढ़ लें। तो आपको पढ़ना तो बहुत कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो कॉन्सेप्ट कर रहा हूँ ये तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हम अभी कवर अप कर रहे हैं, और मेरी स्पीड थोड़ी आगे और भी फास्ट हो जाएगी आगे चलते चलते, ठीक है। और हम जो अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, हाँ जो मुश्किल कॉन्सेप्ट है उसमें मैं स्लो डाउन हो जाऊंगा, और मैं चाहूंगा कि वो चीजें आपको ज्यादा क्लियर हो, ज्यादा एग्जाम्पल से मैं समझा सकूं, ठीक है। तो एनीवे आगे चलते हैं। तो प्राइवेट ब्लॉकचेन क्या होती है?
अच्छा, उसके अलावा 5 मिनट में हम एक ब्रेक ले लेंगे अभी, ताकि आप लोग थोड़ा सा सांस ले लें। अच्छा, प्राइवेट ब्लॉकचेन क्या होती है? जैसे मैंने आपको कहा कि एक तो ब्लॉकचेन हो गई आपकी इस तरह से। अब आपने देखा होगा कि ईमेल का सिस्टम होता है, ठीक है। अब ईमेल का सिस्टम जो है वो एक ईमेल का सिस्टम जो है वो आपके विद इन ऑर्गेनाइजेशन चल रहा होता है, ठीक है। आप जो है वो आउटलुक नहीं चल रहा होता है कि भाई वो पर्टिकुलर डोमेन का एड्रेस है और वो कहाँ चल रहा है, सिर्फ आपकी कंपनी में चल रहा है। कंपनी में ही आएंगे तो कंपनी में आपको ईमेल मिलेगी, बाकी कहीं जगह पे कंपनी की ईमेल आपको नहीं मिलेगी। कंपनी में आएगी, कंपनी का सिस्टम खोलेंगे, आउटलुक खोलेंगे तो आपको ईमेल मिलेगी। इसी तरह से एक जीमेल है। जीमेल क्या है? पब्लिक ईमेल अकाउंट्स है, वहां पे आप जाएं कहीं पे भी जाके उसको एक्सेस कर लें। जीमेल को पब्लिक है और वो प्राइवेट नहीं होता, ठीक है। उसमें आपकी कंपनी की कोई से नहीं होती। वो जीमेल है, हॉटमेल है, ठीक है। उसके बाद वो एक प्राइवेट दे जरूर रहे होते हैं, लेकिन वो उस पर बाद में आएंगे हम। पहले हम ये देख रहे होते हैं कि भाई ठीक है, एक सिस्टम जो है वो कौन सा है, जो जीमेल है, हॉटमेल है, आपको दे रहे हैं ईमेल सिस्टम दे रहे हैं। आप क्या करते हैं, कहीं पे से भी जाके वो आप वो पब्लिक फ्री में यूज कर रहे हैं, पब्लिक, ठीक है। और प्राइवेट क्या होता है? आपकी अपनी कंपनी का, स्पेसिफिक कंपनी का, या आपके इंस्टीट्यूट का, या आपकी यूनिवर्सिटी का, सिर्फ उसका होता है। उसमें आपको परमिशन चाहिए होती है कि आप अगर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं या आप कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो आपको वो एड्रेस मिलेगा, वरना तो वो एड्रेस नहीं होगा। और आप जब जैसे ही आप स्टूडेंट से एज अ यूनिवर्सिटी से फारिग हो जाएंगे या फिर आप एम्प्लॉय से फारिग हो जाएंगे तो वो आपका ईमेल भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही है प्राइवेट ब्लॉकचेन। अच्छा, प्राइवेट ब्लॉकचेन और प्राइवेट ब्लॉकचेन होती क्यों है? पहले तो ये बात है। एक पब्लिक ब्लॉकचेन तो हमने कहा कि क्यों होती है, कि ट्रस्ट का मसला होगा, ट्रस्टलेस सिस्टम है जिसमें हम पब्लिक में जाते हैं कि भाई ट्रस्ट का मसला है, हम एक दूसरे को नहीं जानते, तो हम जो है वो पब्लिक ब्लॉकचेन में जाते हैं। अगर हमें एक दूसरे को ना जानते हुए हमें कोई ट्रांजैक्शन करनी है तो हम पब्लिक ब्लॉकचेन पे जाएंगे। प्राइवेट में क्या होता है कि हम एक दूसरे को जानते हैं, ट्रस्ट का मसला नहीं होता प्राइवेट के अंदर। प्राइवेट के अंदर मसला ये होता है कि बहुत सारे इंटरमीडिएटरीज होते हैं। एक चीज जो है वो एक बंदे को जा रही है, फिर वो साइन कर रहा है, फिर तीसरे बंदे को जा रही है, फिर वो साइन कर रहा है, फिर चौथे बंदे को जा रहा है, वो साइन कर रहा है, उसके बाद वो अप्रूव होता है। 3 बंदे साइन करेंगे तो चीज कोई अप्रूव होगी, वरना वो अप्रूव नहीं होगी। तो इसको जो है वो, अगर आपको इन इंटरमीडिएट्स को हटाना है तो आप क्या करेंगे? प्राइवेट ब्लॉकचेन को यूज करते हुए आप ये चाहेंगे कि भाई ये जो है वो ये 3 बंदे हट जाएं और काम हो जाए। तो 3 बंदे एक्चुअली बिठाए क्यों हैं? 3 बंदे इसलिए बिठाए होते हैं, या वो सिग्नेचर वाले बंदे होते क्यों हैं? वो इसलिए होते हैं कि वो कंट्रोल कर रहे होते हैं कि अगर आप कोई चीज को, आपको कंपनी के अंदर कोई चीज परचेज करनी है, प्रिक्योर करनी है, तो आपको प्रिक्योर के लिए पहले रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी। रिक्वेस्ट को पहले मैनेजर आपका अप्रूव करेगा, फिर जो है वो प्रिक्योरमेंट वाला अप्रूव करेगा, फिर जो है वो कोई और तीसरा बंदा है जो बेसिकली परचेजर है वो अप्रूव करेगा। जब तक वो अप्रूव नहीं होगी तब तक जो है वो चीज आएगी नहीं। तो इसका मकसद क्या होता है? मकसद ये होता है कि पहले वो सारे रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो है वो एक्चुअली एक बैरियर क्रिएट कर रहे होते हैं, वो एक कंट्रोल क्रिएट कर रहे होते हैं कि ऐसा ना हो कि फालतू की चीज बंदा मंगवा ले, ठीक है ना, या ऐसी चीज, गलत चीज मंगवा ले जिसकी जरूरत ना हो। तो इसके कंट्रोल के लिए वो प्रोसेस बनाए हुए होते हैं। तो अब कंट्रोल के लिए क्या है, ये इंटरमीडिएटरीज हो जाते हैं। तो ये फिर क्योंकि पावर में होते हैं, तो ये भी हो सकता है कि अब वो जरूरत की चीजें भी ना मंगवाने दें। उनकी बदमाशी है आपसे, या तो ताल्लुकात खराब है आपसे, तो वो कहेंगे भाई नहीं, मैं इसकी तो नहीं, ये जो भी रिक्वेस्ट करेगा मैं उसको रिजेक्ट कर दूंगा। अब आप कुछ नहीं कर सकते। तो इस चीज को रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं? एक प्राइवेट ब्लॉकचेन ले लें। इस प्राइवेट ब्लॉकचेन के अंदर बेसिकली आप ये वाला जो प्रोसेस है इसको ऑटोमेट करते हैं, ठीक है। तो ये प्राइवेट ब्लॉकचेन इसलिए यूज हो रही होती है। ज्यादातर जो है वो कोरम और आपको हाइपरलेजर वगैरह इसके लिए मिलेंगी। अच्छा, एक और होती है हमारे पास सेमी प्राइवेट। सेमी प्राइवेट का मतलब है कंसोर्शियम टाइप ऑफ ब्लॉकचेन, जो कि बेसिकली आपकी जो है वो एक तो कंपनी हो गई आपकी विद इन कंपनी, एक जो है वो आपकी कंपनी से जुड़े हुए सप्लायर्स जो हैं उनको भी इंटीग्रेट करना है आपको ब्लॉकचेन के अंदर। और वहां पे भी यही प्रॉब्लम है। सब अगेन कंसोर्शियम के अंदर भी क्या है कि ट्रस्ट का प्रॉब्लम नहीं है, आप जानते हैं एक दूसरे को, आप सप्लायर जो है वो उसको जानते हैं, सप्लायर ने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, आप अच्छी तरह से सप्लायर को जानते हैं। तो है क्या कि वहां पे भी इंटरमीडिएटरीज का प्रॉब्लम है, उसको हम सॉल्व करने के लिए कंसोर्शियम बनाते हैं ताकि उनका सिस्टम हमारे सिस्टम से भी बात कर सके और एक ऐसा सिस्टम हो जो कि ग्लोबल है, लेकिन विद इन बाउंड्रीज ऑफ दैट, और उन 5 ऑर्गेनाइजेशन या 6 ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्रीज में चल रहा है, ठीक है। तो इसको कहते हैं कंसोर्शियम ब्लॉकचेन। तो कंसोर्शियम ब्लॉकचेन जो है वो इसलिए होता है कि जो है वो आपकी डिफरेंट जो वेंडर्स हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं, सप्लायर्स हैं, या आप
तो आपकी शॉप है, शॉप के अंदर एक सप्लायर है, जो सप्लायर आपको माल जो है वो बेच रहा होता है, एक आपका कस्टमर कोई कंपनी है जो कि बेसिकली आपसे माल ले रही है, ठीक है। तो आपकी ये जो दोनों लोग हैं, ये आपके बेसिकली क्या है, स्टेक होल्डर्स हैं, और आपको एक ऐसा सिस्टम देना है जिसमें सारी चीजें ऑटोमेट हो जाए, ऑर्डरिंग भी ऑटोमेट हो जाए, पेमेंट भी ऑटोमेट। जी अस्सलाम वालेकुम। कासिम भाई मेरे ख्याल से डिस्कनेक्ट हो गए हैं, 1 मिनट सबर कर जाते हैं। चलिए होगी कासिम भाई आ जाइए। चलिए एक काम करते हैं, अभी यहाँ नमाज का ब्रेक ले लेते हैं, और किसी के क्वेश्चन आंसर है तो वो पूछ लें, आप रेस करके मैं क्वेश्चन आंसर के जवाब दे देता हूँ, और यहाँ हमारा 10 मिनट का ब्रेक है। नमाज का लंच, नमाज का ब्रेक है 10 मिनट का एक। Recording stopped. जी मैं अभी कुछ क्वेश्चन, अगर कुछ लोगों ने तो हैंड रेज करें, मैं आपको अनम्यूट करता रहता हूँ। जी एक करके क्वेश्चन पूछ लें अपने पे। Recording in progress. Recording in progress. हेलो, Recording stopped. जी सलाम अलैकुम, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी सर आ रही है आपकी आवाज। हेलो, एक मिनट, शायद मेरे नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ है। हेलो, या इंटरनेट Next gentleman. पाँच 10 मिनट थोड़ा कर जाओ। जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है मेरी? वालेकुम अस्सलाम। जी सर आ रही है आवाज। हेलो यार, आप थोड़ा सा इंटरनेट का इशू हो गया, थोड़ा सा 1-2 मिनट सबर कर जाते हैं। जी सर, आपकी आवाज तो क्लियर आ रही है मैं सर। अस्सलाम वालेकुम। ओके, वी आर बैक। वालेकुम अस्सलाम। मेरे इंटरनेट का प्रॉब्लम हो गया। जी बोलें। सर मैं सर माजरत मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर सका। आपने जो भी गो थ्रू दिया था कि मजीद 2-3 चीजें बीच में ऐड की गई हैं, वो वाली, और हमारा Q1 में क्या क्या क्लियर होगा, काइंडली अगर हल्का सा आधे मिनट का बता दे, बीच में तफसील मुझे बता दे, तो मैं दोबारा नोट कर लूंगा ताकि आसानी हो मेरे लिए। जनाब ये जो Q2 में आएगा वो बेसिकली हम रिटर्न में आपको दे देंगे, इसका पूरी कोर्स आउटलाइन, तो उसके लिए परेशान ना हो आप, ठीक है। Q1 में क्या चीज आएंगी उसकी आपको रिटर्न में चीजें मिल जाएंगी। अभी फिलहाल सर जो था ये कि मास्टरिंग ब्लॉकचेन की बुक हम पढ़ रहे हैं, मास्टरिंग ब्लॉकचेन की बुक को हम कंटिन्यू करेंगे। इसकी जो बुक है सॉफ्ट फॉर्मेट के अंदर ऑलरेडी डिस्कॉर्ड में अवेलेबल है। उसके अलावा 3 वीडियोस हैं, वो भी डिस्कॉर्ड में दे दी गई हैं, उसमें से आप जो है उसको गो थ्रू कर लें, ठीक है जी। यार ये बिलाल को जो है ना ये बाहर निकाल देंगे। कौन है ये बिलाल? सर ये जो आपने बताया था कि बाइजेंटाइन का ये जो अगर मलेशियस नोट है तो ये आइडेंटिफाई कैसे होगा? जब ये से नेटवर्क में आएगा तो किस तरह आइडेंटिफाई होता है कि ये समवन इज मलेशियस होगा?
नेटवर्क में कोई भी मलेशियन नोड जो है वो ऐसे डिफाइन होगी कि वो अपने लेजर को सही से मेंटेन नहीं करेगी या गलत एंट्रीज रख रही होगी, ठीक है, और वो उसकी एंट्री जो है वो वेरीफाई नहीं हो रही होगी। अगर वेरीफाई नहीं हो रही हुई तो उसके बाद उसको आउट करते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे जो बिलाल साहब हैं वो एक मलेशियस नोड है, तो उनको हमें किक आउट करना पड़ेगा। तो यही होता है कि नेटवर्क के अंदर आपके पास जो है वो कुछ लोग होते हैं जो आपको पढ़ने नहीं देते, या आप अब इस नेटवर्क में बेसिकली आप देखें ना क्या करने आए, आप पढ़ने आए, अब कोई बंदा बीच में डिस्टर्बेंस करेगा पैदा, तो वो डिस्टर्बेंस जो बंदा पैदा कर रहे हैं वो कौन है? मलेशियस नोड है ना आपके लिए। वो क्या कर रहा है? आपका काम खराब कर रहा है। इस नेटवर्क में जितने लोग हैं जो कि एक मकसद के लिए आए हैं, वो ब्लॉकचेन को पढ़ने आए हैं। अब उस पढ़ने में जो भी शख्स, जो भी नोड, ये आप सब नोड हैं, इसके अंदर जो भी शख्स जो है वो आपकी डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, वो कौन सी होगी? वो मलेशियस नोड होगी, और नेटवर्क चाहेगा कि उसको किक आउट कर दें, ठीक है। तो अब इस सिस्टम के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं अभी, इसके अंदर ये जितने भी आप लोग हैं, इसमें से अगर अब ये कितना फॉल्ट टॉलरेंस है हम ये देख रहे हैं कि भाई कितना फॉल्ट टॉलरेंस है। अगर 10 लोग जो है वो गड़बड़ करना शुरू कर दें तो आप पढ़ ही नहीं सकेंगे ना। 10 लोग शोर करना शुरू कर देंगे तो आप क्या पढ़ सकेंगे? कुछ भी नहीं पढ़ सकेंगे। तो इसकी जो फॉल्ट टॉलरेंस है वो बहुत कम है, ठीक है। जबकि हम बिटकॉइन की बात कर रहे हैं कि इस पूरे कितने लोग हैं? 180 लोग हैं। 180 लोगों में से अगर 100 लोग जो हैं वो सही से परफॉर्म करेंगे तब भी हम पढ़ लेंगे, और 80 लोग जो हैं वो शोर कर रहे होंगे और हमें डिस्टर्ब कर रहे होंगे, तब भी हमारे सिस्टम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हम स्टिल पढ़ रहे होंगे। तो इसको कहते हैं फॉल्ट टॉलरेंस, ठीक है। तो हमारी फॉल्ट टॉलरेंस अभी अगर देखें तो बहुत कम है। अगर 2 बंदे शोर करना शुरू कर देंगे तो आप पढ़ नहीं सकेंगे, ठीक है। तो ये है बाइजेंटाइन जनरल प्रॉब्लम और इसकी फॉल्ट टॉलरेंस। थैंक यू। ओके जय। Can I ask the question? जी बोले। अच्छा, वो एक चीज में मैं कंफ्यूज था, वो ये था कि अभी जैसे इथेरियम हो गया और बिटकॉइन हो गया, उनके अपने अपने माइनर्स हैं जो नोड को संभाल रहे हैं, और जैसे कोई ट्रांजैक्शन होती है तो देन वो एल्गोरिथम के थ्रू उसको पजल सॉल्व करता है, और जो भी जीत जाता है उसको फिर वो मिलता है, मतलब विनिंग पे जो भी है उसको जो